गुड इवनिंग क्लास। मैं अजय सिंह। आज हम लोग इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। क्या रहेगा? आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ध्यान रखना है, आज हम लोग जो टॉपिक उठा रहे हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ये आज का टॉपिक हमारा रहेगा। और इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और एजुकेशन की जब बात हम लोग करते हैं इस संदर्भ में, तो आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास की जब बात करते हैं तो उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना अधिकार जमाया, खास करके बात देखी जाती है कि आप देखते होंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद, जब प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। बक्सर का युद्ध जब 1764 में होता है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने समस्त भारत पर अधिकार की रूपरेखा तय कर दी। इसलिए कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध ने बंगाल को कंपनी के अधीन किया और बक्सर के युद्ध ने समस्त भारत को। क्यों समस्त भारत की बात हम जब करते हैं तो देखा जाता है कि उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह, देखा जाता है जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह हैं, उनकी संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो वो तो काफ़ी 100 साल की बात है। कठपुतली के रूप में सबसे अंतिम मुगल बादशाह रहते हैं। लेकिन प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय, बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय जैसे लोगों ने कठपुतली बनना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि सवाल पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो आपको बताना होगा कि आलमगीर द्वितीय। प्लासी ने तो प्लासी के युद्ध ने बंगाल को खो दिया, बक्सर के युद्ध ने समस्त भारत को। क्योंकि बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य देखा जाता है इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। उस संधि के तहत देखा जाता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो थी कंपनी को मिल जाती है, जिसके तहत तो वो जो संधि होती है देखा जाता है वो मुगल बादशाहते होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मुगल बादशाह जो संधि कर रहे हैं तो क्या है, देश सीधे कंपनी के अधीन होता जा रहा है, देश कंपनी के अधीन होता जा रहा है। उसी समय देखा जाता है कि धीरे धीरे बंगाल के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल बनते हैं। एक गवर्नर जनरल बन के आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाता है रॉबर्ट्स क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब 1700 देखा जाता है 72 में बंगाल के गवर्नर बनते हैं। और गवर्नर बनने के बाद उन्होंने देखा जाता है एक उस स्तर पर काम करना शुरू किया जो सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया उन्होंने। उस समय शिक्षा पर देखा जाता, शिक्षा पर जब उन्होंने एजुकेशन पर जो काम किया, उस समय देखा जाता एजुकेशन पर जब काम किया कि क्या किया जाए एजुकेशन के संदर्भ में, तो देखा जाता है उनके एक मित्र हैं जिनका नाम है देखा जाता सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग्स के काफ़ी सहयोगी हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के सहयोगी विलियम जोन्स ने देखा गया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। सवाल पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास में सबसे पहले बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल।
आपको ध्यान रखना, सीधे सवाल पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करते हैं कि ये इसकी स्थापना किसने की है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। और विलियम जोन्स जो हैं वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी हैं। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हुआ क्या था, इसमें होता क्या था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात हमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। सर विलियम जोन्स जो हैं वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी हैं। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी हैं। वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी हैं। आपसे पूछा जाता है वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स कौन है? वारेन हेस्टिंग के सहयोगी हैं। और वारेन हेस्टिंग उस समय कौन है? बंगाल के गवर्नर हैं। वारेन हेस्टिंग कौन है? बंगाल के गवर्नर हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है वारेन किसके समय, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना हुई उस समय पूछा जाता है गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको ये बताना होगा कि वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के गवर्नर जनरल है। कौन है? बंगाल के गवर्नर जनरल। सवाल पूछा गया बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट्स क्लाइव। तो आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास की जब बात की जाती है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के सहयोगी थे। वारेन हेस्टिंग जो हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। कौन है? बंगाल के गवर्नर जनरल है। तो आपसे पूछा जाए किसके समय इसकी स्थापना हुई, तो आपको बताना होगा वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई। किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। किसकी स्थापना की बात की गई है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की बात की जाती है। आपको यह ध्यान रखना है इसमें होता क्या था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब बात की जाती है इसमें क्या होता था, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृत क्या है? प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का अध्ययन कराया जाता था। आपको इस चीज को, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की, जो वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो देखा जाता है वारेन हेस्टिंग्स सहयोगी हैं, जो वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करते हुए प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का अध्ययन होता था। ये जो देखा जाता है संस्था स्थापित होती है, इस संस्था में होता क्या था कि प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, किसकी बात करते हैं? प्राचीन इतिहास, अंडरलाइन करोगे, प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का अध्ययन कराया जाता था। प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का अध्ययन कराया जाता था। आगे, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना काम करना है, ध्यान रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की।
वारेन हेस्टिंग्स के समय की। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, जिसमें देखा जाता है कि प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृत का अध्ययन कराया जाता था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बात करते हैं कि इसके साथ साथ देखा जाता है एक नाम आता है कि वारेन है कलकत्ता मदरसा। क्या नाम है? कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता कलकत्ता मदरसा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की। आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की। ध्यान रखना है, इसमें जो बात करते हैं कि वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में सवाल पूछा जाता है किस गवर्नर के शासनकाल में, तो आप बताएंगे गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। कलकत्ता मदरसा की स्थापना देखा जाता है गवर्नर वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में होती है। कब? कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स काल में 1781 ईस्वी। ईस्वी पूछी जाए तो 1781। संस्थापक पूछा जाए वारेन हेस्टिंग्स। संस्थापक पूछा जाए तो क्या बताएंगे? वारेन हेस्टिंग्स। कब स्थापित हुआ तो आप क्या बताएंगे? 1781। क्या इसमें अरबी और फारसी का अध्ययन होता था? कलकत्ता मदरसा में अरबी एवं फारसी, कलकत्ता मदरसा में अरबी एवं फारसी का अध्ययन होता था। सीधे सवाल पूछा जाता है, कलकत्ता मदरसा की बात करते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई। कब? 1781 में हुई, और इसमें अरबी फारसी का अध्ययन होता था। आपको ये ध्यान रखना है, किसका अध्ययन होता था? अरबी फारसी का अध्ययन होता था। क्लियर है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की। कलकत्ता मदरसा का स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई। कलकत्ता मदरसा में अरबी फारसी का अध्ययन कराया जाता था। और एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल थी, वो देखा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल थी वो प्राचीन भारतीय शिक्षा और भारतीय संस्कृत पर फोकस था उसका। इतना ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसको अंडरलाइन करिएगा। किसका? अरबी और फारसी। ये प्राचीन भाषाएं हैं, इन प्राचीन भाषाओं का अध्ययन होता था। सन पूछा जाए 1781 में। स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग के समय। इसमें क्या होता था? अरबी फारसी का अध्ययन होता था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि जोनाथन डंकन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जोनाथन डंकन। आगे आप नाम आता है ब्रिटिश रेजिडेंट 1791। ध्यान रखना है 1791। कब? 1791। ब्रिटिश रेजिडेंट ये पद होता था। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन 1791 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1791 ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने वाराणसी में, कहा? वाराणसी में संस्कृत कॉलेज। किसकी बात करते हैं? आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें कला एवं दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। ध्यान रखना है।
1791 अंडरलाइन करिएगा। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने वाराणसी में कला एवं संस्कृत सॉरी 1700 का है। ये देखा जाता है इस समय जब गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल यहां पर चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना है। देखा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स नहीं है। इस समय संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई, वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई, संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। सवाल पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम, आधुनिक भारत में अंग्रेजों के समय सर्वप्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? वाराणसी में। किस कॉलेज की? संस्कृत कॉलेज की। किसने की थी? ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने। किसने की थी? ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने, जिसमें हिंदू कानून एवं दर्शन का, जिसमें हिंदू कानून की बात करते हैं कि वाराणसी कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें कला एवं दर्शन, कला एवं दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। कला एवं दर्शन का अध्ययन कराया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए कि वाराणसी संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने की थी। किसने? जोनाथन डंकन। कब की थी? 1791 में थी। कहाँ की थी? वाराणसी में की थी। हुआ होता है कला एवं दर्शन का अध्ययन होता था, ध्यान रखना, कला एवं दर्शन का अध्ययन। 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें कला एवं दर्शन का अध्ययन कराया जाता था, जिसमें कला एवं दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। इस चीज को आपको गौर करना होगा कि कल सर्वप्रथम कला एवं दर्शन की बात किस संस्थान में की गई, कहाँ की गई? संस्कृत कॉलेज वाराणसी। किसकी बात करते हैं? संस्कृत कॉलेज वाराणसी। आगे देखते हैं। 1800 ईस्वी, 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज। किसकी बात करते हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की 1800 ईस्वी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अठारह सौ ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां है? कलकत्ता। कहां है ये? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां है? तो क्या बताएंगे? कलकत्ता में। असैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। ये जो देखा जाता संस्थान था, एजुकेशन सेंटर था, इसने असैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण, फोर्ट विलियम कॉलेज में असैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। क्या दिया जाता था? प्रशिक्षण। को ध्यान रखना है। तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है।
किसने की स्थापना? लॉर्ड वेलेस्ली ने की। लॉर्ड वेलेस्ली कौन है? बंगाल के गवर्नर जनरल है। फोर्ट विलियम कॉलेज है कहाँ? कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज में असैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण, मतलब सेना नहीं, जो अधिकारी होते थे, देखा जाता है जो अधिकारी होते थे एक्चुअली, जैसे देखा जाता है इस समय लबाशनाना लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मैसूरी उत्तराखंड, उसी प्रकार देखा जाता था, ये अधिकारियों का एक प्रशिक्षण संस्थान था। यहाँ पर उनको वो पढ़ाया जाता था, वो शिक्षा दी जाती थी जो देश के देखा जाता रूल रेगुलेशन को चलाने के लिए, नियमों को संकल्पित करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा और उनको फॉलो करने के लिए, और उनको देखा जाता है उस स्तर पर सिस्टम चलाने के लिए किया जाता था। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज है। आपसे पूछा जाए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे कौन? तो आपको ध्यान रखना है किसकी बात करते हैं, सीधे लॉर्ड वेलेस्ली। ये कौन है? आपको ध्यान, लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी बंगाल के गवर्नर जनरल है। कौन है? बंगाल के गवर्नर जनरल। 1800 ईस्वी, कब? 1800 ईस्वी। क्या? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। कहाँ है ये? ध्यान रखना है। तो कहाँ है ये? कलकत्ता में। इस किसने स्थापित किया था? वेलेस्ली। वेलेस्ली कौन है? बंगाल के गवर्नर जनरल है। कौन है? बंगाल के गवर्नर। और इसमें क्या काम किया था? असैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। किसकी बात करते हैं? असैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। आगे हम बात करते हैं कि 1813 सर्वप्रथम पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बजट दिया। किसके पर? किस पर? शिक्षा पर व्यय करने के लिए। किस चार्टर के तहत? 1813 चार्टर के तहत। तो आपको ध्यान रखना है कि 1813 चार्टर, 1813 चार्टर, 1813 चार्टर के तहत सर्वप्रथम 1813 चार्टर के तहत सर्वप्रथम शिक्षा पर व्यय करने के लिए 1 लाख रुपए का बजट निश्चित किया गया। 1813 चार्टर के तहत सर्वप्रथम शिक्षा पर व्यय करने के लिए 1813 चार्टर के तहत सर्वप्रथम शिक्षा पर व्यय करने के लिए 1 लाख रुपए का, कितना? 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया। का बजट निर्धारित किया गया। 1813 चार्टर के तहत सर्वप्रथम शिक्षा पर व्यय करने के लिए 1 लाख रुपए बजट का, 1 लाख रुपए बजट का, या बजट को 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया। आपसे सवाल पूछा जाता है किस चार्टर के तहत और कब? 1813 चार्टर के तहत 1813 में सर्वप्रथम पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बजट में 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय करने के लिए निश्चित किया। आपसे पूछा जाए सवाल, कैसा पूछा जाता है कि 1813 चार्टर के तहत सर्वप्रथम शिक्षा पर, किसकी बात करेंगे? शिक्षा पर व्यय करने हेतु, व्यय करने के कितना? 1 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया। जैसे बजट निर्धारित किया जाता है, ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है। जितने मिशनरीज स्कूल थे, मिशनरी स्कूलों ने कहा कि भारत में इतना रुपए ये लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, भारत में इतना रुपए जा रहा है और वहाँ पर प्राचीन भारतीय जो शिक्षा है, अरबी, फारसी, संस्कृत, उसका कोई महत्व नहीं है।
ऐसी संकल्पना दी डाली, ऐसा तल्ख किया, ऐसी टिप्पणी की, कहा कि वो लोग क्या व्यय करेंगे, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, स्कूल जो डालेंगे उन्हीं में इस बजट को फंडिंग कराएंगे। मतलब कंपनी ने काम किया, उसके पीछे भी एक उनके ही आदमी थे, उनके आदमियों का लालच देख लिए। तो सवाल पूछा जाता, भारत में सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों का आगमन कब हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों का आगमन 1813 में हुआ। नोट पॉइंट में देंगे इस साइड में, भारत में सर्वप्रथम 1813 में ईसाई मिशनरियों का आगमन, सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम 1813 में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। आपसे पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों का आगमन, भारत में सर्वप्रथम 1813 में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें, भारत में सर्वप्रथम पहली बार कब? 1813 में क्या? ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। तो शिक्षा पर बजट किस चार्टर के तहत निर्धारित किया गया था? 1813 चार्टर के तहत। ध्यान रखना, शिक्षा पर बजट किस चार्टर के तहत निर्धारित किया गया था? 1813 चार्टर के तहत। ईसाई मिशनरियों का भारत कब आगमन हुआ? 1813 में आगमन हुआ। शिक्षा पर कितने रुपए का बजट निर्धारित किया गया था? सर्वप्रथम 1 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो 1 लाख रुपए का बजट की जब बात की जाती, बहुत बड़ी बात थी उस समय, इतना आप ध्यान कर लीजिएगा। डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता बिशप कॉलेज की स्थापना होती है। ध्यान रखना है, कलकत्ता बिशप, सीधे सवाल आता है नाम से, कलकत्ता बिशप कॉलेज। कलकत्ता बिशप कॉलेज, कलकत्ता बिशप कॉलेज की स्थापना पूछा जाए तो आप बताएंगे 1820। कलकत्ता बिशप कॉलेज की स्थापना पूछा जाए तो आप बताएंगे 1820 में होती है, कलकत्ता में, जिसका संस्थापक कौन है? डेविड हेयर। तो कलकत्ता बिशप कॉलेज की स्थापना 1820 में डेविड हेयर के सहयोग से, डेविड हेयर के सहयोग से। मतलब कलकत्ता बिशप मिशनरीज स्कूल है, इतना ध्यान रखना, ये मिशनरीज स्कूल है, मिशनरीज आ चुके हैं ईसाई मिशनरी, और ईसाई मिशनरी जो आ चुके हैं वो मिशनरीज स्कूल है। तो पूछा जाए कि कलकत्ता बिशप कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1820 में हुई। किसने की थी? किसके द्वारा? डेविड हेयर के समय। तो आपको इतना सवाल बना के लिखना है सीधे कि कलकत्ता बिशप कॉलेज की स्थापना 1820 में। कब? 1820 में, डेविड हेयर के सहयोग से। किसके? डेविड हेयर के सहयोग से। तो कलकत्ता बिशप कॉलेज 1820, डेविड हेयर के सहयोग से। आगे अब देखते हैं, अब एक द्वंद्व आ गया, द्वंद्व आया कि जो 1 लाख रुपए का बजट है ये प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा, मतलब प्राच्य मतलब संस्कृत, अरबी, फारसी, और पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, यूनानी, इन सब भाषाओं की बात करते हैं। मतलब वेस्टर्न लैंग्वेज और भारतीय भाषा, इन पे किस पे खर्च करने की बात हुई। तो ईसाई मिशनरियों में ही 2 गुट बन गए। एक ने कहा कि प्राचीन जो भारतीय शिक्षा है उसको भी उठाया जाए, एक गुट ने कहा जो प्राच्य
मतलब पाश्चात्य जो शिक्षा है, पश्चिमी देशों की एजुकेशन है, उसको उठा, तो एक द्वंद्व हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 1813 चार्टर के संदर्भ में, 1813 चार्टर के संदर्भ में विवाद। 1813 चार्टर के संदर्भ में विवाद होता है। एक दो गुट बन जाते हैं। एक गुट होता है, देखा जाता है कि पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक, एक होता है प्राच्य शिक्षा का समर्थक। मतलब प्राच्य मतलब प्राचीन, प्राच्य क्या हुआ, प्राचीन शिक्षा, और पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों की, पाश्चात्य पश्चिमी, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों की शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा और देखा जाता है कि पश्चिमी देशों की शिक्षा, इन दो 1813 चार्टर के संदर्भ में विवाद होता है। प्राच्य, अब इसके देखा जाता है समर्थक अलग अलग हो गए हैं। ध्यान रखना है कि प्राचीन शिक्षा के समर्थक और पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिमी देशों की शिक्षा के समर्थक, दो गुट बन जाते हैं। सीधे सवाल पूछा जाता है, 1813 चार्टर का जो विवाद होता है उसमें जो दो गुट बन जाते हैं, उनमें कौन किसके समर्थन में जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस समर्थन में प्राच्य या पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन की जब बात करते हैं तो H.T. प्रिंसेप, H.H. विल्सन, H.T. प्रिंसेप, H.T. प्रिंसेप, दूसरे हैं H.H. विल्सन, H.H. विल्सन। ये दो नाम आए हुए हैं, H.T. प्रिंसेप और H.H. विल्सन। ध्यान रखना है, H.T. प्रिंसेप और H.H. विल्सन ये प्राच्य अर्थात प्राचीन जो शिक्षा है उसके समर्थक हैं। प्राचीन शिक्षा कौन कौन सी है? अरबी, फारसी और संस्कृत। ध्यान रखना है इसमें, अरबी, फारसी और संस्कृत, इन देखा जाता है विषयों की, इन मतलब ये प्राचीन शिक्षा के समर्थक हैं। H.T. प्रिंसेप, H.H. विल्सन। प्राच्य या प्राचीन शिक्षा, अरबी, फारसी, H.T. प्रिंसेप और H.H. विल्सन समर्थक। इन्होंने समर्थन किया कि ये एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए और इसमें देखा जाता है कि ये इसको बढ़ावा देना ठीक है, क्योंकि जिस देश में हम शासन कर रहे हैं वहां के लोगों को सोच, रवैया कैसे हम जान पाएंगे, क्या वो चाहते हैं कैसे जान पाएंगे। जब हम इस विषय पर उनको अध्ययन कराएंगे तो उनसे बात होगी, चीज़ें उनके व्यवहार को जानेंगे। इस प्रकार देखा जाता है कि ये गुट जो था H.T. प्रिंसेप, H.H. विल्सन, ये सहयोग करना चाहते थे प्राचीन भारतीय शिक्षा को। और बात करते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा की मुनरो और एल्फिंस्टन, दो नाम आते हैं। एक आता है मुनरो और दूसरा नाम है एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन और मुनरो। ये देखा जाता है पाश्चात्य या अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन भाषा के समर्थक हैं। कौन कौन है यहाँ पर? अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन जैसी भाषाओं के समर्थक हैं। पाश्चात्य में कौन कौन आती हैं, हम ऊपर लिख देते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, ये भाषाएं थी। तो दो गुट बने, एक प्राच्य शिक्षा का समर्थक, दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक। H.T. प्रिंसेप, H.H. विल्सन, मुनरो और एल्फिंस्टन ने 1813 चार्टर के तहत देखा जाता है इन
लोगों ने आपस में विवाद किया कि किस पे ये व्यय किया जाए। इस समस्या को किसने निराकरण किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने निराकरण किया। ये देखा जाता है कमीशन का गठन किया। उस कमीशन के माध्यम से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। तो आगे हम लोग काम करते हैं, नोट पॉइंट देंगे यहीं पर। ये देखा जाए तो आपस में जो विवाद था, इस विवाद को समाप्त करने के लिए देखा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नोट में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा के विवाद को समाप्त करने के लिए ये जो विवाद था इसको समाप्त करने के लिए एक कमीशन का गठन किया। आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा के विवाद को समाप्त करने के लिए एक आयोग का गठन किया। ध्यान रखना है लॉर्ड विलियम अपनी काउंसिल विद सदस्य देखना लोक शिक्षा कमीशन या लोक शिक्षा समिति का गठन किया। लॉर्ड विलियम ने प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा के विवाद को समाप्त लोक शिक्षा समिति का गठन किया। लोक शिक्षा समिति का गठन किया। अब देखो, अब यहां पर हमें आगे पढ़ने से पहले रुकना पड़ेगा थोड़ा कि 18 फिर से देखते हैं 1813 चार्टर के संदर्भ में विवाद। प्राच्य शिक्षा समर्थक H.T. प्रिंसेप, H.H. विल्सन, अरबी फारसी संस्कृत की बात करते हैं लोग। पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, इस शिक्षा की बात मुनरो, एल्फिंस्टन करते हैं। इनमें आपस में बहुत विवाद हुआ कि कौन किसके संदर्भ में जाए। इस समस्या को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये भारत के उस समय गवर्नर जनरल बनते हैं, ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा के विवाद को समाप्त करने के लिए लोक शिक्षा समिति का गठन किया। क्लियर है? आगे देखते हैं। लोक शिक्षा समिति लोक शिक्षा जो समिति का अध्यक्ष, लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। क्लियर है? लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा की भर्त्सना की, बहुत आलोचना की और कहा कि यूरोप की एक अलमारी की एक तख्ते का साहित्य अरब और एशिया के साहित्य से, अरब और देखा जाता भारतीय साहित्य से श्रेष्ठ है। कहने का मतलब है अरब एवं भारतीय साहित्य से श्रेष्ठ है यूरोप के एक अलमारी का एक तख्ते का साहित्य। कहने का मतलब है सीधे प्राच्य शिक्षा की आलोचना की, पाश्चात्य शिक्षा को इंप्रूवमेंट दिया। तो इसने देखा गया कि इसने जो प्रस्तुत किया था, कहने का मतलब है कि सन की बात करते हैं तो 1835 में एक नाम दिया कि रक्त और रंग से
भारतीय हो, प्रवृत्ति और विचारधारा उसकी अंग्रेजों जैसी हो। कहने का मतलब है कि फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये क्या हुआ आगे, लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया जाता है और लॉर्ड मैकाले ने, नोट पॉइंट में देखें, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में, कब, 1835 में निस्संदन का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी देखा जाता है। फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया, फुल स्टॉप। आपसे पूछा जाए कि फिल्ट्रेशन थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं निस्संदन का सिद्धांत, छन छन की शिक्षा जाए। फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत कब आया? 1835 में। किसने दिया? लॉर्ड मैकाले ने। लोक शिक्षा समिति का यह अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले ने। इसने कहा, लॉर्ड मैकाले का कथन है कि हमें रक्त और रूप से भारतीय हो, लेकिन उसकी प्रवृत्ति एवं विचारधारा अंग्रेजों जैसी हो। एक कथन ये कहा। दूसरा कहा, यूरोप के एक अलमारी के एक तख्ते का साहित्य अरब और भारतीय साहित्य से श्रेष्ठ है। इन सब बातों को कह करके उसने बातें बढ़ाई। तो कहने सवाल पूछा जाए, रंग और रक्त देखा जाए, मतलब रक्त और रूप से या हांड मास से ऐसे बोला है कि भारतीय हो और उसकी प्रवृत्ति, सोच और जो विचारधारा हो वो अंग्रेजों जैसी हो। तो वो चीजें की। दूसरा, फिल्ट्रेशन थ्योरी में कहा एक उस क्लास को हम एजुकेट कर दें और उसके बाद उस क्लास से चीजें जो छन छन के नीचे जाएं, फिल्टर होके जाएं, तो देखा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछा जाता है फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत कब आया? 1835 में आया। किसने दिया? लॉर्ड मैकाले ने दिया। लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को बनाया। लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। मैकाले का कथन, मैकाले का कथन रंग एवं रूप से भारतीय हो तथा प्रवृत्ति एवं विचारधारा अंग्रेजियों जैसी हो। ये किए। मैकाले का कथन है, ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है कि ये किसका कथन है? रंग और रूप से भारतीय हो, प्रवृत्ति एवं विचारधारा से अंग्रेज। मतलब मैकाले का कथन है कि रंग एवं रूप से भारतीय हो तथा प्रवृत्ति एवं विचारधारा अंग्रेजों जैसी हो। ये कहा है लॉर्ड मैकाले ने। दूसरा लॉर्ड मैकाले का कथन क्या है? अगला कथन, भारतीय शिक्षा की आलोचना की। भारतीय शिक्षा की आलोचना की। भारतीय शिक्षा की आलोचना की। कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहा कि यूरोप के एक अलमारी का साहित्य, यूरोप के एक अलमारी का साहित्य
का साहित्य यूरोप दूसरा कथन है, ये पहला कथन है और ये दूसरा कथन है। भारतीय शिक्षा की आलोचना की, कहा कि यूरोप के एक अलमारी का साहित्य अरब एवं भारतीय साहित्य से श्रेष्ठ है, साहित्य से श्रेष्ठ है। अब इतना प्रभाव है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि इतनी आलोचना कर दी कि अलमारी, ये तो हमने अलमारी के एक तख्ते की बात करते हैं, एक रैक की बात करते हैं। जो एक रैक होती है उसके साहित्य के बराबर नहीं है। मतलब बहुत तीखी आलोचना की मैकाले ने। तो आपसे सवाल पूछा जाता है, किसका कथन है कि यूरोप के एक अलमारी के एक तख्ते का साहित्य अरब एवं भारतीय साहित्य से श्रेष्ठ है? मैकाले। किसका कथन है? रंग और रूप से भारतीय हो लेकिन प्रवृत्ति और विचारधारा उसकी अंग्रेजों जैसी हो। दोनों कथन ये लॉर्ड मैकाले के हैं। लॉर्ड मैकाले ने फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया था? फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया। कब दिया? 1835 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि मैकाले की जो ये टिप्पणी होती है, इसे देखा गया, इसकी काफ़ी तीखी आलोचना होती है और आलोचना के साथ साथ भारतीयों ने काम करना अपना जारी रखा, चाहे प्राचीन शिक्षा हो चाहे पाश्चात्य। लेकिन एक दौर आता है जिसे भारतीयों का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सब कुछ उनके पक्ष में बात की गई है, जिसे कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। सीधे सवाल पूछा जाता, 1854। चार्ल्स वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा का, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सीधे सा चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में। ध्यान रखना, कब आया है भैया? 1854 में। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड। दो सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को, जो कब आया है? 1854 में आया है। था इसमें क्या? हमें तो ये ध्यान रखना है कि भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। एक सवाल ये भी बनता, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सीधे सवाल पूछा, किसके समय आया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा का, अर्थात भारतीय शिक्षा, एक शब्द और ऊपर बढ़ा रहे हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। किसकी बात करते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा की बात करते हैं। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत, चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत महिला एजुकेशन, महिला शिक्षा, चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, और इसके साथ साथ चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत देखा गया है महिला शिक्षा को प्रोत्साहन। अंडरलाइन करना इसको। अगला सवाल बनता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया तथा के तहत
कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना। मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना। विश्वविद्यालयों की स्थापना। अब देखो, सीधे सवाल पूछा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया, तो आप बताएंगे 1854। कब आया है, तो आप बताएंगे 1854। कब आया है, 1854। इसे चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा वो टर्म है कि जो भी कुछ हुआ एजुकेशन में उस भारतीयों के पक्ष में बात की गई, इसलिए अच्छी बात थी। क्यों, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, बहुत अच्छी बात। दूसरा, कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, और अच्छे 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और महिला शिक्षा पर फोकस किया गया तथा प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। अगला पॉइंट इस साइड में लिखेंगे कि प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन, शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। 3 काम दिए हैं, मतलब जो अभी तक विवाद चलता आ रहा है उस विवाद को भी समाप्त कर दिया गया कि अरबी, फारसी, संस्कृत में भी शिक्षा दी जाएगी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अन्य भाषाओं में भी शिक्षा दी जाएगी। वो समस्या को समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता, मद्रास, बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा की समस्या को समाप्त किया गया और सबको प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। किसमें, चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया, 1854 में। किसके समय आया, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं आगे हम जब बात करते हैं हंटर कमीशन, सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है हंटर कमीशन का गठन कब हुआ, 1882। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन, हंटर आयोग बोलते हैं, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन का गठन पूछा जाएगा तो 1882 में गठित होता है, 83 में काम स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इसको बताएंगे 1882। हंटर कमीशन बात करते हैं, हंटर कमीशन की जब बात करते हैं किसके समय आया, तो हंटर कमीशन का गठन हुआ 1882 में। हंटर कमीशन का गठन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ध्यान रखना, सीधे सवाल पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड। हंटर कमीशन का गठन पूछा जाएगा 1882। हंटर कमीशन का गठन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। हंटर कमीशन के तहत प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। किसके तहत, किस पर बल दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। ध्यान रखना है, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की बात की गई। हंटर कमीशन के तहत प्राथमिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन अर्थात प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया, जोर दिया गया। कहने का मतलब आपसे पूछा जाता है, सवाल यही पूछा जाता है कि हंटर कमीशन का गठन कब हुआ, तो क्या बताएंगे 1882। किसके समय, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन वही है जिन्होंने स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और किस पे काम, किस पे था, फोकस किस पे था, तो आप फोकस बताएंगे प्राथमिक शिक्षा पर। किस पे, तो देखा गया है हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा पर फोकस किया।
क्लियर है? कोई दिक्कत? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार एजुकेशन सिस्टम को तैयार कर लेंगे, कभी गलती नहीं होगी। आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास की जब संकल्पना दी जाती है, आगे देखते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा पर बल किस कमीशन, किस आयोग के तहत दिया गया था? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया था? 1882। किसके समय? लॉर्ड रिपन के शासनकाल काल में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रैले कमीशन, हंटर कमीशन के बाद देखा जाता है रैले कमीशन 1902। रैले कमीशन का गठन, रैले कमीशन का गठन, रैले कमीशन का गठन पूछा जाएगा तो 1902। रैले कमीशन का गठन पूछा जाएगा कब हुआ? 1902 में। सवाल पूछा जाता है किसके समय? रैले कमीशन का गठन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इनका रवैया ठीक नहीं था भारतीयों के लिए। लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। रैले कमीशन का गठन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। कब? रैले कमीशन का गठन कब हुआ? 1902 में। क्लियर है? था इसमें क्या? आपको ये जानना बहुत जरूरी है। रैले कमीशन में देखा जाता है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना है। रैले कमीशन के तहत विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। रैले कमीशन के तहत पूछा जाए किसकी स्थापना हुई? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। रैले कमीशन किसके समय आया था? लॉर्ड कर्जन के समय आया था। क्लियर? तो रैले कमीशन का गठन आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? 1902। क्या बताएंगे? 1902। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में रैले कमीशन के तहत विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। आपसे पूछा जाएगा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसके समय हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय। आपसे पूछा जाए किस कमीशन के तहत हुई थी? रैले कमीशन के तहत हुई थी। रैले कमीशन का गठन कब हुआ था? 1902 में हुआ था। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे बात आती है सैडलर कमीशन। सैडलर, बहुत बढ़िया। सैडलर कमीशन की जब बात की जाती है, सैडलर कमीशन का सीधे सवाल पूछा जाता है कि सैडलर कमीशन का जो गठन होता है कब होता है? तो सैडलर कमीशन का जो गठन होता है तो आपको ध्यान रखना है 1917। कब होता है? 1900। सैडलर कमीशन का गठन 1917। सीधे सीधे सवाल पूछा, सैडलर कमीशन के तहत इंटरमीडिएट की कक्षाएं विश्वविद्यालय की कक्षाओं से पृथक की गई। इंटरमीडिएट की कक्षाएं विश्वविद्यालय की कक्षाओं से पृथक की गई। यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय की कक्षाओं से पृथक की गई, मतलब अलग की गई। अब देखो, सैडलर कमीशन सीधे आपसे पूछा जाएगा कि सैडलर कमीशन का गठन कब हुआ तो क्या बताएंगे? 1917। सैडलर कमीशन के तहत हुआ क्या था? इंटरमीडिएट की कक्षाएं, किसकी? इंटरमीडिएट, विश्वविद्यालय की कक्षाओं से पृथक, अलग कर दी गई। सैडलर कमीशन 1917। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सैडलर कमीशन की बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे
तो सैडल कमीशन 1917 सैडल कमीशन के तहत इंटरमीडिएट की कक्षाएं विश्वविद्यालय की कक्षाओं से अलग कर दी गई। हार्टोग समिति, हार्टोग समिति, हार्टोग समिति का गठन, हार्टोग समिति का गठन पूछा जाए तो 1929। कब होता है? 1929। हार्टोग समिति का गठन देखा जाता है कि 1929 में होता है। इन्होंने देखा जाता है तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया। आपसे पूछा जाए हार्टोग समिति का गठन कब हुआ तो आप बताएंगे 1900। तो आपको ध्यान रखना कि हार्टोग समिति के तहत औद्योगिक शिक्षा की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? औद्योगिक एवं व्यवसायिक, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल के तहत औद्योगिक शिक्षा, एवं व्यावसायिक, औद्योगिक एवं व्यावसायिक, औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। ध्यान रखना है हार्टोग समिति का गठन कब होता है? 1929। बहुत बढ़िया सवाल। हार्टोग समिति का गठन कब होता है? 1929। कब होता है? 1929 के तहत औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। ये जो आज ITI और टंकड़ की आज इंटरमीडिएट में कक्षाएं होती थी, टंकड़ कि ये इसको बोलते थे व्यावसायिक शिक्षा। उसमें शॉर्ट हैंड सिखाया जाता था, टाइपिंग सिखाई जाती थी, उसका पेपर अलग होता था, वाणिज्य व्यवसाय करके। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट लेना होता था। एक स्ट्रीम अलग चलता था इंटरमीडिएट कक्षाओं में। औद्योगिक शिक्षा ITI जो बच्चे करते हैं हाई कक्षा 8 के बाद, तो प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया हार्टोग समिति। और हार्टोग समिति की सिफारिश जो आई थी वो 1929 में आई थी। कब आई थी? 1900। तो प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ, ये भी ध्यान रखना है, प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। क्लियर? आगे हम बात करते हैं, कि वर्धा कमीशन की बात आती है। इसके साथ साथ आप देखें वर्धा कमीशन का गठन 1937। वर्धा है कहां? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। वर्धा कमीशन का गठन 1937। सीधे सवाल आता है वर्धा कमीशन, वर्धा आयोग का गठन कब हुआ? 1937 में होता है। और इसमें कहा गया था कि वर्धा कमीशन में शिक्षा अर्थात प्राथमिक शिक्षा, वर्धा कमीशन का मूल उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। किसमें हो? प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। अब देखो ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो किस कमीशन की सिफारिश थी? वर्धा कमीशन। कब आई थी? 1937 में। वर्धा कमीशन की सिफारिश पहली बार आई थी 1937 में। कहा था कि प्राथमिक शिक्षा जो हो वो मातृभाषा में हो। सीधे सीधे प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। आगे देखते हैं प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। अब देश देखा जाता स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। उसी समय देखा जाता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन का गठन होता है। राधाकृष्णन सर्वपल्ली
कृष्णन आयोग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की स्थापना 1948। कब? 1948। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कोठारी कमीशन, डीएस कोठारी कमीशन की स्थापना 1964 से 66। ये देखा जाता है स्वतंत्र भारत, ये दोनों पॉइंट जो हैं आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के विकास। तो ये दोनों पॉइंट हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाएंगे, तो ये दोनों पॉइंट को स्टार्ट करके फिर नई शिक्षा नीति देखा जाता है कि शिक्षा नीति कब बनी स्वतंत्र भारत में, शिक्षा पर फिर आगे कैसे फोकस हुआ, फिर शिक्षा नीति के साथ साथ नई शिक्षा नीति, और धीरे धीरे हम लोग उस पर काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोगों ने जो बात की है, सबसे पहले थीम पकड़ते हैं, इस पर काम किए हैं। जैसे देखा जाता है कि आपसे पूछा जाए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई, जिसमें भारतीय शिक्षा एवं दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय की गई, जिसमें देखा जाता है कि शिक्षा खास करके अरबी एवं फारसी भाषा की शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण किया जाता है। उद्देश्य उसमें या उस शिक्षा पर गहन मंथन होता था। आगे देखते 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा देखा जाता है कि कॉलेज की स्थापना की जाती है, जिसके अंतर्गत भी शिक्षा को बढ़ाए जाने की फोकस की संकल्पना दी गई थी। इस प्रकार देखा गया है कि आगे जो चीज़ें आती हैं उनके अंतर्गत एजुकेशन के हब को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया गया था। इसके साथ साथ आप आगे देखेंगे कि चार्टर 1813 जो चार्टर आता है, 1813 चार्टर के तहत जो बातें की गई थी, 1813 चार्टर में सीधे कहा गया था कि सर्वप्रथम 1 लाख रुपए शिक्षा के बजट को निर्धारित किया जाता है। 1813 चार्टर जैसे ही निर्धारित किया 1 लाख रुपए शिक्षा का बजट, उसी समय भारत में सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों का आगमन हो जाता है। ईसाई मिशनरियों के आगमन के संदर्भ में चीज़ें ये होती है कि प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा का एक बड़े पैमाने पर विवाद होता है। इस विवाद को निपटारा करने के लिए आप देखते होंगे कि विलियम बेंटिंग ने एक शिक्षा समिति का गठन किया, लोक शिक्षा समिति बनाई, जिसका चेयरमैन लॉर्ड मैकाले को बनाया। लॉर्ड मैकाले ने भी पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया और सीधे सीधे फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत 1835 में दिया, जिसमें उन्होंने सीधे कहा था कि प्राच्य एवं पाश्चात्य के साथ साथ पाश्चात्य पर फोकस है। कहा रंग और रूप से भारतीय हो, प्रवृत्ति एवं विचारधारा अंग्रेजों जैसी हो। दूसरा कथन उन्होंने कहा था कि समस्त यूरोप या यूरोप के एक अलमारी के एक तख्ते का साहित्य अरब एवं भारतीय साहित्य से भी श्रेष्ठ है। आगे आप देखते हैं 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, 1854 में लॉर्ड डलहौजी की शासन है वुड डिस्पैच। किसकी बात की जाती है? वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 आया लॉर्ड डलहौजी के शासन के। चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत महिलाओं की शिक्षा, महिला शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया। कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया और विवाद निपटाया गया। इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन 1882 में आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। हंटर कमीशन का उद्देश्य क्या था? हंटर कमीशन का यह उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए। रैले कमीशन 1902 में लाया गया था। रैले कमीशन का उद्देश्य जो था वो विश्वविद्यालय आयोगों की स्थापना, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। सैडल कमीशन 1917 में लाया गया। सैडल कमीशन का मूल उद्देश्य था कि इंटरमीडिएट की कक्षाएं विश्वविद्यालय की कक्षाओं से पृथक कर दी जाएं। ये उनका मूल उद्देश्य था।
हार्टोग समिति का गठन 1929 में किया गया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए। 1937 में वर्धा कमीशन का गठन किया गया। इसमें गांधी की भी बहुत बड़ी सिफारिश थी। वर्धा कमीशन 1937 में लाया गया, जिसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। ये देखा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद बंगाल में प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद, बंगाल पर आधिपत्य और देश पर आधिपत्य के बाद 1947 देश स्वतंत्र होने तक शिक्षा व्यवस्था ऐसे करके ऊपर चढ़ती गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखते हैं कि जब स्वतंत्र भारत हुआ तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग बना 1948 में। कोठारी कमीशन की स्थापना 1964-66 में की गई। इसके साथ साथ चीजें आगे बढ़ना शुरू हुई। तो थैंक यू क्लास, आज यहीं तक। बहुत गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं, और सोने को एक बार तपना पड़ता है अपने को चमकाने के लिए, तो आपको सोने की तरह तपना पड़ेगा। और कुछ आसानी से इस दुनिया में नहीं है, मेहनत करोगे तभी आपकी किस्मत साथ होगी। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।